हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताने वाला हूँ, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूंगा और उन पॉइंट में गौर करवाने की कोशिश करूंगा जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में। चीज़ों को कम से कम मैं आपको समय पे समझाने की कोशिश करूंगा और एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जैजुरेटेड तरीके से यूपीएससी हो फिर या फिर स्टेट पीसीएस हो, वो क्वेश्चन नहीं पूछती है। वो इन जनरल सेंस में ही चीजें आपको पूछेंगी। ओके। तो पर्सनल मेरा इशू की वजह से, हेल्थ एंड ऑल की वजह से जून 15 से पेंडिंग था। तो जून 15 से लेके मैं आज तक का जो एनालिसिस है वो आज शाम तक कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने अपना जो पीडीएफ है उसको कंसिस्टेंटली हमारे ग्रुप में प्रोवाइड किया है और जो भी चीजें हम कवर करते हैं बहुत ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है। मतलब आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये दिलवाएंगे और आपको हमारे देश का या फिर आपका विश्व का जो भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, जियोग्राफिकल जो भी फेनोमेनन्स है उन सभी के ऊपर आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ओके। तो ये हमारा प्रयास है ताकि आप चीजों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही देखें, एग्जाम में किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, एग्जैजुरेशन को छोड़ के। ओके। बाकी जो हमारे क्लासरूम से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेस अवेलेबल है। तो फाउंडेशन एज वेल एज आपका क्रैश कोर्स दोनों ही अवेलेबल है और दोनों दोनों कोर्स में हम आपको रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। प्री के लिए आपका प्री का मॉक टेस्ट और मेंस के लिए मेंस का मॉक टेस्ट, इंक्लूडिंग आपका मॉक इंटरव्यू फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। ओके। तो बाकी जो भी इसका हाईलाइट है उसको इस पे मेंशन किया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, एक ही ऑफिशियल नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोर्स फी वगैरह अगर और आपका कोई डाउट है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। और स्टडी मटेरियल का भी फिक्र मत कीजिएगा, उसको भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रहेगा। जो क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का। ओके। देन आपका स्टेट पीसीएस का, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, तो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है वो इसमें एनरोल करा सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है, दूसरा और तीसरा, वो थोड़ा सेम नेचर का है। तो पहला जो आर्टिकल है या दूसरा जो आर्टिकल है, ये जो हाल ही में आपका हनीमून मर्डर केस था उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। जो राजा रघुवंशी थे उनके बारे में और उनका जो आपका हनीमून के वक्त मर्डर हुआ उसके बारे में। तो अभी इसमें आपकी कुछ चीजें दर्शाई गई हैं कि ऐसा क्या था, जिसने क्या किया, आपका ड्राइव किया अ वाइफ टू मर्डर हर ओन हस्बैंड। ओके। तो इसमें अभी ध्यान दीजिएगा कि लव कितना डेडली है। इसमें थोड़ा बहुत आपका डेटा दिया गया है कि लव एंगल की वजह से या फिर आपके जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें कितने मर्डर हुए हैं और उसके पीछे क्या मोटिव था। ओके। तो आप देख सकते हैं लगभग आपके 2,500 से भी ज्यादा इलिशिट लव अफेयर्स की वजह से हुए हैं। वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर किसी और के साथ आपका शादी से पहले का प्यार हो, वैसे चीजों की वजह से, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से आपके लगभग 2,000 से भी ज्यादा का मर्डर किया गया है और डाउरी में लगभग 951 और ऑनर किलिंग में लगभग 18 है। तो आप ये पहला वाला जो है, आप ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन रहा है आज के समय के लिए कि इतना ज्यादा मर्डर हो रही है। तो ये आपका क्या है जो अभी हम टेंशन देख रहे हैं, ये एक सोशल टेंशन है। तो एग्जाम में कौन से पार्ट में पूछा जा सकता है? जीएस पेपर 1 में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें हम सोसाइटी का पार्ट पढ़ते हैं और एज वेल एज आपका जो एथिक्स का पार्ट है कि कैसे आपका एथिक्स जो है वो डिग्रेड हो रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका क्या रीजन है, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। देन आपका मेंस में ऐसे में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप आसाम का जो स्टेट पीसीएस है उसमें देख सकते हैं लास्ट ईयर ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप
और आपके राइजिंग डाइवोर्स केसेस के बारे में ऐसे पूछा गया था, इंक्लूडिंग और एक ऐसे था जॉइंट फैमिली के ऊपर। तो देख सकते हैं जॉइंट फैमिली, राइजिंग डाइवोर्स केसेस इन असम, ओके। देन आपका लिव इन रिलेशनशिप इन जनरल। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आज के मुद्दे हैं, जो आज के आपके डिबेटेबल टॉपिक है, सोसाइटियल जो इश्यूज है, उनको पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है वो हमेशा देखना है कि क्यों चीजें पूछी जा रही है, क्योंकि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। आप एज ए ऑफिसर सोसाइटी में ही डील करेंगे इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से, इन प्रॉब्लम से आप डील करेंगे, ओके। तो अभी आप पति पत्नी और वो एंगल है इसमें, व्हाई नॉट लीव, क्यों नहीं छोड़ देते हैं, क्यों मर्डर करते हैं, ओके, विक्टिम टू बैम। तो ये सभी चीजें हम अभी इसमें एनालाइज करेंगे। तो इसमें आप देखिए, जो दो राइटर है उन्होंने मेंशन किया है, इन दी मेघालय केस द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज व्हाई डज अ वुमन थिंक कमिटिंग मर्डर इज इजियर देन सेइंग नो टू हर फैमिली। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि एक जो अभी जो राजा रघुवंशी के केस में है, तो जो लड़की है उसको किसी और से आपका लव अफेयर था या फिर पसंद करती थी, तो घर में नो कह देती कि जो राजा रघुवंशी है उससे शादी नहीं करना है। लेकिन उनको लगा कि नो कहने से ज्यादा क्या है, मर्डर इजी है, कमिटिंग मर्डर इज इजियर देन से नो। तो अभी ये एक चिंता का विषय है। मतलब इसमें आपका सोसाइटी में, फैमिली में कुछ ना कुछ आपके जो नॉर्म्स है उसमें डिफेक्ट है, ओके। देन इसमें आप दूसरा देखिए, सोसाइटी हैज बिकम desensitized to male violence, but when a woman commits such an act, it generates significant curiosity and scrutiny, as if such behavior is unheard of in women. तो अभी क्या है, आपका जो मेल का वायलेंस है उसको डिसेंसिटाइज कर दिया गया है। मतलब कोई मेल वायलेंस करता है तो ये नॉर्मल है, ओके। और जो जब वुमेन करती है तो उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाती है सोसाइटी की, वुमेन ने ऐसा कर दिया तो ऐसा क्यों है, मतलब, ओके। इसमें वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया है, वायलेंस आपका सेंसिटाइज होना चाहिए मेल की तरफ से भी, फीमेल की तरफ से भी। मेल ने वायलेंस किया है तो उसको भी उसी सेंसिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा एक सनसनी बन जाता है कि मेल के लिए ये नॉर्मली है। तो ये चीज क्या है, सोसाइटी से दूर होना जरूरी है ताकि वायलेंस को कम किया जा सके। तो चलिए आगे देखते हैं बाकी और चीजें। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो एंगल है पैट्रियार्की का, एक एंगल आप देखेंगे कि अभी जो घर में जो लड़की है उनके लिए जो आपका हाँ ना का ऑप्शन है वो उनके पास नहीं है। जो मैरिज है इंडिया में वो क्या होती है, दो आपके एक कपल के बीच, मीन्स जो आपका लड़का है लड़की, उन दोनों के बीच नहीं होता है। उनका जो यस नो है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है, फैमिली का यस नो। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, ये हमारे सोसाइटी का एक आपका कह सकते हैं कि खराब फीचर ही है कि जो आपके कपल है जो शादी करना चाहते हैं उनका जो आपका कंसेंट है उसको प्राधान्य नहीं दिया जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है इसमें। इसीलिए क्या करते हैं, जो कपल है वो आपका कंपैटिबल नहीं होते हैं, और एक समय में जाके क्या होता है, उसी में से कोई कपल अगर ज्यादा एग्रेसिव हुआ, ज्यादा असर्टिव हुआ, या फिर कोई आपका लव रिलेशन में ऑलरेडी है जिसके साथ वो शादी में नहीं बैठ पा रहा है, लड़का हो या लड़की, तो ऐसे केसेस देखे जाते हैं। तो इसमें अभी एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ जाता है पैट्रियार्की का, ओके। पैट्रियार्की से पहले भी आता है लिबर्टी का, कि लिबर्टी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरल वैल्यूज को एंश्राइन किया गया है कि एक व्यक्ति, ओके, फ्री है टू चूज हिज और हर ओन लाइफ, कि कैसे आगे अपना लाइफ बिताना है। जो आर्टिकल 21 कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो एक लेगिंग है। ये आप बॉय के साइड से देखें या आप गर्ल के साइड से देखें, मैन के साइड से देखें या फिर वुमेन के साइड से देखें, तो एक तो आपका सोसाइटी है जो लिबर्टी को वायलेट करती है, दूसरा आपके फैमिली मेंबर्स है जो लिबर्टी को वायलेट करते हैं, ओके। या सोशल नॉर्म्स को जो आपके कपल्स है उनके ऊपर थोपते हैं, या फिर अपने जो सन डॉटर है उसके ऊपर थोपते हैं। दूसरा इसमें मुद्दा ये हो जाता है कि जो लड़की होती है उनका जो आपका से होता है घर में, वो लगभग ना के बराबर होता है, अगर बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बिलीफ वाली फैमिली है तो। अगर मॉडर्न है तो अलग बात है, लेकिन हमारे देश में जो मॉडर्न फैमिलीज है उनकी संख्या बहुत कम है। इवन पढ़े लिखे वो लोगों के अंदर भी पैट्रियार्की का जो आपका नॉर्म है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इसीलिए क्या करती है, वुमेन नो नहीं कर सकती है, फैमिली प्रेशर में शादी कर लेती है, बाद में वैसे जो जिससे शादी किया उससे रहना भी नहीं चाहती है, और जिससे प्यार करती थी उसको छोड़ना भी नहीं चाहती है। तो तब जाके ऐसा आपका माहौल देखने को मिलता है। तो इसमें सीधा सीधा आप एक लिबर्टी का वायलेशन है,
एंड दूसरा आप इसमें देख सकते हैं एक पैट्रियार्की का नॉर्म जो है वो क्या कर रहा है, ऐसे केसेस को अंजाम देने में आपका आपका ये फ्यूल कर रहा है। ओके, तो इसीलिए क्या करना है हमें, अभी ध्यान रखिएगा कि कॉज क्या है वो नहीं देखा जाता है। ओके, क्यों हुआ, कैसे हुआ मर्डर, उस चीज को, जो आपका स्ट्रक्चरल कॉज है पैट्रियार्की या फिर आपका लैक ऑफ लिबर्टी, उसको नहीं देखा जाएगा कि किसी ने क्या इंटेंशन रख के मर्डर किया, बस उसी को देखा जाएगा इसमें, इस केस में। तो वही चीजें इसमें क्या है, थोड़ी सी क्रिटिकली एनालाइज की गई है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जो इसमें कहा गया है कि स्ट्रक्चरल जो ऑपरेशन है, फोर्स मैरिज करा दिया जाता है, डोमेस्टिक एब्यूज किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि शादी नहीं किया तो हम छोड़ देंगे, हमारे पसंद की लड़की से ही या फिर लड़का से ही शादी करना होगा, तो ये चीजें भी देखी जाती है। ओके, तो इसी चीज के ऊपर बाकी चीजें डिस्कस की गई है, तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जरूरी है सोसाइटी में लीगल रिफॉर्म्स लाना, एजुकेशन को ठीक करना। ओके, फिर जो आपके क्राइसिस शेल्टर है उसको बनाना, फिर एथिक्स को, मीडिया एथिक्स को भी चेंज करना। अभी मीडिया एथिक्स में क्या है, आप देखें तो जब आपका एक फीमेल है जो जिसने मर्डर किया, तो उसको बहुत स्टीरियोटिपिकल तरीके से दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा सेंसेशन फैलाया जाता है, जो उसको नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी डायलॉग होना चाहिए, ताकि क्या करे, जो शादी है वो कंसेंट के साथ ही हो, फ्रीडम के साथ हो, लिबर्टी के साथ हो, कि चॉइस है, प्यार करते हैं तो यस और नो तो नो। लेकिन इसमें और एक बात ध्यान रखिएगा, आज के समय पे एक ऐसा भी प्रॉब्लम है जो आप एथिकल डिग्रेडेशन कह सकते हैं, कि लव मैरिज होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। एक समय के बाद ऐसा भी देखा जाता है, या फिर बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं कि जिससे प्यार था, एक समय पे एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, वो एक दूसरे का जान भी ले लेते हैं बाद में। ओके, तो इसको जेंडर न्यूट्रली देखिएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि लड़की सिर्फ मर्डर करती है, लड़का भी करता है। ओके, या फिर ऐसे भी मत देखिएगा कि सिर्फ लड़का करता है, लड़की भी करती है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच रखना है। ओके, तो इसमें सोसाइटी का नॉर्म्स, ओके, फिर आपका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। सोसाइटी का जो एथिक्स है उसको, सभी चीजों को समझना जरूरी रहेगा। ओके, ये आर्टिकल मेनली मेंस के लिए ही है, इसमें प्री का कोई खास चीज नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मैरिज एंड स्पेस फॉर वुमेन टू से नो। तो ये भी आर्टिकल वही है कि मैरिज में वुमेन को हक होना चाहिए कि वो नो कर सके। ओके, जो घर से जो दबाव होता है उसमें वो नो कर सके, और घर से कोई दबाव ना हो। वुमेन को फ्रीडम दिया जाए, राइट टू चूज दिया जाए, राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर दिया जाए, कि उनको जो पसंद है उनके साथ ही वो शादी करे, ना कि उनके मर्जी के खिलाफ। तो ये जो केस अभी हनीमून जो हत्याकांड वाला केस है, इसका मेन रीजन इसमें ये आया है कि जो स्पेस फॉर वुमेन टू से नो है वो नहीं दिया गया था। ओके, तो वो चीजें इसमें कही गई है। ये आर्टिकल दोनों साथ में पढ़िएगा। तो इसमें बाकी थोड़ा डेटा भी है, तो ध्यान रखिएगा कि 93% ऑफ इंडियन मैरिजेस स्टिल अरेंज, अभी भी अरेंज मैरिज ही होती है, मोर देन 93%। तो अरेंज मैरिज में क्या है, आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लड़का और लड़की दोनों को ही। कभी लड़का को ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कभी लड़की को। अपने इच्छा के विरुद्ध जाके शादी करते हैं, और इसीलिए क्या है, जो मैरिज है वो आप देखते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, डाइवोर्स हो जाता है, या फिर किसी ने किसी को मर्डर कर देते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, अगर चलता भी है लंबा, तो वो उस पेस से नहीं चलता है जिस पेस से एक कपल रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, वो नहीं देखा जाता है। बात उसके बाद आप अगर देखें कास्ट, क्लास एंड ऑनर, इन सब का भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है, कि आप कास्ट सिस्टम का जो वजह है कि लोअर कास्ट अपर कास्ट के हिसाब से अभी क्या होता है, जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम है उसमें आप अपर कास्ट लोअर कास्ट में, लोअर कास्ट अपर कास्ट में वैसे शादी नहीं करते हैं। ओके, जो ये आपके जो आपका हमारा जो एलिजेड कास्ट सिस्टम है, और जो लोगों का फैमिली का जो आपका थॉट है उसके अगेंस्ट है ये। ओके, उनके प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, तो इसीलिए भी क्या होता है, इस तरह के आपके मर्डर्स देखी जाती है। फिर क्लास भी एक आ जाता है। क्लास मतलब हो गया इकोनॉमिक जो डिस्टिंक्शन है, कि आपके अगर एक अमीर लड़का अगर गरीब लड़की से शादी करता है, तो लड़के वाले की फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम
है। और यही जब आपका कास्ट क्लास से डिफरेंट शादी किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑनर का बात आ जाता है और उसमें ऑनर किलिंग कर दिया जाता है। तो ये सभी चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स के, लिबर्टी के खिलाफ है। ओके, तो वो सभी चीजें इसमें ध्यान से आप पढ़िएगा। ओके, तो इसमें अभी क्या है, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू डाइवोर्स, फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी, ये सभी होना जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आप चीजों को बैलेंस तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका बात करता है अबाउट सेक्शन 498 ए का मिसयूज। ओके, सो सिंस 21, तो मतलब 2021 से अगर आप देखें तो 0.2% सिर्फ कन्विक्शन रेट है, मतलब 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। तो अभी इस सेक्शन 498 ए के तहत जो वुमेन है वो क्या कर सकती है, क्रुएलिटी का केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट हस्बैंड एंड उनके जो किन है, उनके जो परिजन है उनके अगेंस्ट, कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर डाउरी रिलेटेड हो या फिर मेंटल क्रुएलिटी हो, इनके बिहाफ पे, इन केसेस के बिहाफ पे क्या कर सकती है, 498 ए को इस्तेमाल करके जो आपका हस्बैंड है, उनके जो किन है, उनको इवन जेल तक भी पहुंचा सकती है। ये जो सेक्शन है आपका आईपीसी का। तो अभी ये आईपीसी का जो सेक्शन है, ये आपके जो इसका मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, ये तो सही था कि जो वुमेन आपकी क्रुएलिटी को फेस करती है, डोमेस्टिक अब्यूज को फेस करती है, उनको बचाया जाना चाहिए। इसका जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था वो काफी नॉवल था, काफी अच्छा था, या फिर है। लेकिन अभी इसका क्या किया जा रहा है, बाय दी वुमेन मिसयूज किया जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं सोसाइटी में इसकी मिसयूज की रिपोर्ट बहुत ज्यादा है। कन्विक्शन रेट इतना कम है, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मिसयूज है, 99% मिसयूज हो रहा है इसका। ओके, कि शादी करने के बाद आपके कोई भी एलिगेशंस लगा दीजिए फैमिली के ऊपर अंडर 498 ए और उनको सबक सिखा दीजिए। ऐसा होता है, मतलब सबक सिखाना, एक बदला लेने के भाव से इसका फाइल किया जाता है। ओके, तो वही चीज इसमें चिंता जताई गई है। और इसमें अभी ये आपके जो हस्बैंड है और उनका फैमिली है, उनको हैरासमेंट करने का जो एक कंसर्न है वो तो है ही, प्लस इसमें एक कंसर्न ये भी है कि इतना अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो इसमें जो 0.2% जो है, एटलीस्ट इनके बारे में भी हमें सोचना है कि अभी इनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो अभी अगर ये जो सेक्शन 498 है, इसका मिसयूज अगर नहीं रोका गया इन फ्यूचर, तो ये एक्ट क्या होगा, आपका जब भी कोई पुलिस के पास केस फाइल करने जाएगा तो इसमें आपका, या फिर जुडिशरी में भी जाएंगे, तो इससे आपका क्या होगा कि इसको मान लिया जाएगा कि एक प्राइमा फेसी कि ये केस क्या है, आपका फॉल्स केस ही लगाया गया है अंडर 498। ओके, तो जो जेन्युइन विक्टिम है उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो जेन्युइन विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए और जिसको विक्टिमाइज किया गया है उनको भी विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका प्रीलिम्स के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि इतना बारीकी से सेक्शंस पूछे जाएंगे, फिर भी आजकल क्या है, पूछ लिया जाता है अगर बार बार न्यूज में है। तो एक दो सेक्शंस ऐसे जो भी आते हैं उसको ध्यान में रखिएगा फॉर प्रीलिम्स। ओके, और फॉर मेंस आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से लॉ का क्या होता है, मिसयूज किया जाता है। ओके, टू हैरास आपका फैमिली मेंबर्स। ओके, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस आपके एथिक्स में आप फेस कर सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप के ऊपर, शादी के ऊपर, तो उसमें आप इन चीजों का मेंशन कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल को आप एक बार पढ़िएगा। और ये नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल नेचर है, ये जो 498 है। तो नॉन कंपाउंडेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस क्या है, इसमें आपके बिना वारंट ही पुलिस जाके क्या कर सकती है, हस्बैंड और किन जिसके ऊपर आपका आरोप लगाया गया है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें कुछ सजेशंस दी गई है कि आपके क्या करना है, कुछ रिफॉर्म्स इसमें लाने हैं। एक तो जो सेक्शन 498 है इसको कंपाउंडेबल बनाना है। ओके, बिना बात के आपके उनकी वाइफ ने केस फाइल किया तो सीधा अरेस्ट कर लिया। ओके, उससे क्या होता है, जो डिग्निटी है वायलेट होता है जिस फैमिली को अरेस्ट किया गया है। अगर अभी वो, अगर आपका सच में उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है डोमेस्टिक वायलेंस, तब तो ठीक है। लेकिन पहला क्या करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलते ही पहला एक प्री अरेस्ट इंक्वायरी करना जरूरी है, जो आपका सीआरपीसी सेक्शन 41 ए भी कहता है। ओके, और इसको आपका जो सुप्रीम कोर्ट का केस है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें भी ये जजमेंट ऑलरेडी दिया गया है। ओके, कि प्री अरेस्ट इंक्वायरी एक होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या करता है ये आपका
जो हस्बैंड है उसका डिग्निटी को वायलेट करता है, उसका लिबर्टी को वायलेट करता है, जो उसका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है आपका जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। अभी ऐसा होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि वुमेन भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है पति के अगेंस्ट। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना है, ये मैन हो या वुमेन हो। ओके, तो उसको जेंडर न्यूट्रल बनाना जरूरी है। नो डाउट वुमेन ज्यादा फेस करती है, लेकिन आज के समय पे आप देखें तो आपका जो हस्बैंड है वो भी बहुत केसेस में फेस करता है। ओके, ज्यादा क्रूएल वाइफ आई तो जैसे क्रूएल हस्बैंड होता है वैसे क्रूएल वाइफ भी हो सकता है, वो ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आर्टिकल 14 का वायलेशन ना हो। ओके, और जो फॉल्स कंप्लेन करते हैं उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। जिस तरह से अगर राइट कंप्लेन हुआ तो जिस तरह से आपके जो परपिट्रेटर है उसको आपका पनिशमेंट होता है, उसी तरह से ओके जो फॉल्स विक्टिमहुड दिखा रही है उनको भी पनिश कर देना चाहिए। ओके, लीगल अवेयरनेस मीडिएशन सेल्स को भी बनाना चाहिए ताकि मैरिज काउंसलिंग दी जा सके, लीगल लिटरेसी प्रोवाइड की जा सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। बाकी ये केसेस है, इन केसेस में क्या किया, आपका जो सेक्शन 498 है ये है, उसके ऊपर अभी जैसे डिफरेंट अभी ऑटोमेटिक जो अरेस्ट है ओके उसको आपका हटा दिया गया था इस जजमेंट के अंदर। अभी जो देखा कि प्री अरेस्ट इंक्वायरी होना जरूरी है, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। बाकी उसी तरह से क्या है, ये सभी चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंदिरा गांधी एंड द मेकिंग ऑफ इमरजेंसी। तो किस तरह से 1975 25 ऑफ जून को इमरजेंसी लिखाया गया था, तो इसका अभी 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी होने वाला है। तो अभी इसमें क्या है, ये बताया गया है कि इमरजेंसी से हमें क्या सीख मिली है। ओके, इमरजेंसी, पहला तो इमरजेंसी का क्या कॉज था। ओके, फिर आपका इमरजेंसी की वजह से हमने क्या देखा और इमरजेंसी के बाद हमने क्या चेंजेस लाया। तो इसीलिए इमरजेंसी बहुत जरूरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी जो ये इमरजेंसी था अनडिजायरेबल था, ऐसा इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए था। इसको बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि मेलाफाइड इंटेंशन से ये इमरजेंसी लगाया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी भी कुछ बुरा होता है तो उससे अच्छा भी होता है, क्योंकि इस इमरजेंसी के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस में चेंजेस लाए गए ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसा काम ना करे और डेमोक्रेसी का जो क्रेडेंशियल है उसको वायलेट ना करे। ओके, तो वो चीजें अच्छी है। तो कोई बुरा होता है तो उससे हमें कुछ अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती है। तो इसमें अभी ये हुआ क्यों, इसका क्या बुराई था और इससे क्या अच्छाई हमें देखने को मिली। तो 1971 में जो अभी उस समय की पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इलेक्शन स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से जीता था। फिर 1975 जून 12 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, उनको इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस के लिए आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को यूज किया था इलेक्शन में, जो नहीं कर सकते हैं। जून 1975 25 जून ऑफ 1975 में आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया। कौन से रीजन में, इंटरनल डिस्टरबेंस रीजन को दिखाते हुए, क्योंकि दो रीजन के वजह से लगा सकते हैं, एक एक्सटर्नल डिस्टरबेंस मतलब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, और एक इंटरनल डिस्टरबेंस। तो अभी इंटरनल डिस्टरबेंस क्या था, बहुत ही वेग था, इसीलिए इसको क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट के तहत इसको आर्म रेबिलियन में तब्दील कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया। तो यही अच्छा था इमरजेंसी का अगर देखें तो, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वीकनेस थी उसको क्या कर दिया गया, रिफॉर्म कर दिया गया। ओके, आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल्स पूछी जा सकती है, और जो इवेंट है उसको आपके स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है प्रीलिम्स में। ओके, तो अभी ये इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ, सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया प्रेस में, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, अरेस्ट किया गया इनडिस्क्रिमिनेटली, जिसने गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज किया उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डिस्टॉर्शन हुआ, आप 42nd अमेंडमेंट देख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ आपका, ये जो डिस्टॉर्शंस थी इसके वजह से 1977 में जनता पार्टी ने इलेक्शन में सफलता हासिल की, और जो भी ये प्रॉब्लम्स थी इनको ठीक किया। जैसे इंटरनल डिस्टरबेंस को क्या किया, आपका आर्म रिबिलियन में तब्दील कर दिया। और तभी हम लोगों को ये भी पता चला कि सिविल लिबर्टी की कितनी ज्यादा जरूरत है, और प्रेस फ्रीडम कितना ज्यादा जरूरत है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट को हटाना कितना ज्यादा जरूरत है। तो ये सभी चीजें हमें सीखने को मिली, और हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और स्ट्रेंथन किया, और डेमोक्रेटिकली या फिर जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है उनको प्रोटेक्ट किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी इन सभी चीजों को देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स आवर सिविलाइजेशनल इथोस।
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अभी हमारा सिविलाइजेशनल इथोस क्या कहता है? ओके, क्या हमारी जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली के समय से ही डेवलप होते हुए आया है, फिर आप प्री वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, वैदिक एरा, ये सभी देखते हैं। ओके, पहले इंडस वैली, फिर आपका प्री वैदिक, फिर आप देख सकते हैं वैदिक, फिर लेटर वैदिक। तो ये सभी क्या है, हमारा सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है। फिर आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे देश का जो भी सिविलाइजेशनल एथोस है, ओके, जो अनकंपेरेबल है विथ एनी नेशन, उसको हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संजो के रखा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है उसको लिया, तो उसको हमने कौन से प्रिंसिपल के या फिर कौन से इथोस के तहत लिया? सर्वधर्म संभाव। ओके, फिर हमने क्या किया कि फॉरेन जो रिलेशन है, इंटरनेशनल जो अफेयर्स है, उसमें हम क्या करेंगे? पीसफुल नेगोशिएशंस में ध्यान देंगे। ओके, कोई वार नहीं करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो हमारा क्या है? फैमिली है, वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव जो कुटुंबकम है वो कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद से लिया गया है, जो हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट है। फिर सत्यमेव जयते, कि ट्रूथ अलोन क्या कर सकता है? ट्रायम्फ कर सकता है, जीत हासिल कर सकता है। तो उसको भी हमने लिया किससे? हमारे मुंडका उपनिषद से। तो इससे देख सकते हैं कि हमारे जो सिविलाइजेशनल इथोस है उनको लिए गए हैं। तो अभी मुंडका उपनिषद से क्या लिया गया, महा उपनिषद से क्या लिया गया। ओके, तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, फुल स्टॉप, कमेंट, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा 10 मार्क्स का। तो आपको ये जो मैंने अभी बताया ना, उन चीजों को आपको मेंशन करना जरूरी है। तो इसमें हमने थोड़ा आगे से लिया है, हिस्टोरिकल कैसे इवोल्यूशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 1933, 36, 40, 46, 46 टू 50 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 2 साल 11 मंथ 11 डेज में। ये तो आपको अब पढ़ते ही है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था, उसने ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगा। तो ये हो गया आपका फैक्चुअल चीजें, ओके, जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाकी जो मेंस का मैंने इथोस क्या है वो बताया है, वो इसमें भी मेंशन किया हुआ है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इंडिया रिफ्यूजेस टू ज्वाइन एससीओ स्टेटमेंट सेंसोरिंग इजराइल। तो अभी इसमें क्या है, हाल ही में आपका जो एससीओ का मीटिंग होने वाला है। ओके, तो उसमें अभी जो एससीओ के नेशन, इंपॉर्टेंट 2 नेशन आप देख सकते हैं, एक है चाइना, अनदर है आपका रशिया। तो चाइना रशिया क्या करता है? ईरान को सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इजराइल। ओके, क्योंकि इजराइल क्या है? एक अलाई है यूएस का, और यूएस से किसका दुश्मनी है? रशिया और चाइना का। तो अभी एससीओ में क्या है आपका, एक मोशन लाया जाएगा जिसमें क्या है, आपके इजराइल के ऊपर सेंसर लगाए जाएंगे, इजराइल को क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो इंडिया ने इसको नकारा है। इंडिया ने कहा है कि हम इसमें कोई अपना मत नहीं देंगे, कोई अपना जो ओपिनियन है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है उसका जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, वो रीजनल कोऑपरेशन है, टेररिज्म को दूर करना है, ना कि इस तरह के जो डिस्कशन है उसको करना है। इसके लिए यूएन जैसा प्लेटफॉर्म है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया ने क्या किया है, जो अपना एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो एक बैलेंस है, उसको बना के रखा है। क्यों बना के रखा है? क्योंकि हम, ध्यान रखिएगा, हमारा रिलेशन इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छा है। ओके, दोनों से ही हम आपके इकोनॉमिकली, टेक्निकली और फिर कम्युनिकेशन वाइज जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो इजराइल से हम डिफेंस पार्टनरशिप है, हमारा एग्रीकल्चर में पार्टनरशिप है। ओके, देन अगर आप ईरान से देखें तो हम ऑयल परचेस करते हैं। सेकंड आप देखें तो जो आपका चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप करना है, ताकि हम सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और आपके यूरोप से कनेक्ट कर सके। तो इसीलिए क्या है, आपके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या परमानेंट रहता है, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो परमानेंट रहता है। तो हम दोनों ही देश को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो वार है वो रुके। ओके, उसके लिए डेमोक्रेटिक आपके डिस्कशंस हो, नेगोशिएशंस हो, ना कि वार हो या फिर अटैक, काउंटर अटैक हो। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, आपको क्या है, हमेशा एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना जरूरी रहता है। ओके,
तो बाकी थोड़ा एससीओ का फॉर्म हुआ कितने मेंबर है, ये थोड़ा बहुत आप इसको देख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मेंस के लिए क्या है, आईआर के पर्सपेक्टिव से आपके प्रेजेंट जो स्ट्रैटेजिक कंडीशंस है उसमें इंडिया कैसे अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर सकती है, या फिर क्या स्टेप्स इंडिया ने लिया है, वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, ये चाबहार पोर्ट के बारे में मेंशन किया था। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट आर्टिकल। तो लास्ट आर्टिकल बात करता है कनाडा टाइज ट्रेड ईरान इजराइल क्लैश इन फोकस एस पीएम लीव्स फॉर 3 नेशन टूर। तो हमारे जो पीएम साहब है 3 नेशन के टूर करने वाले हैं। तो इन 3 जो नेशन के टूर है इसमें आपका साइप्रस है, कनाडा है एंड क्रोएशिया है। ओके, और क्रोएशिया ऐसा देश है जिसमें इंडिया का पहला जो पीएम है आजादी के बाद वो विजिट कर रहा है। तो ये अभी प्रीलिम्स में कभी पूछ लिया जा सकता है। कनाडा के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो हरदीप सिंह निज्जर के जो आपका मर्डर केस था उसके बाद से रिलेशन खराब हो गया था। लेकिन हाल ही में जो मार्क कैनरी है, नए आपके पीएम चुने गए हैं कनाडा के, उन्होंने इनवाइट किया है G7 में। तो इसको तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि G7 के लिए हम कितने इंपॉर्टेंट है। अभी G7 में सारे आपके ग्रेट नेशंस है जो आपके इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी वाइज, डिफेंस वाइज आगे बढ़े हुए हैं। तो इन नेशंस की हमें सिर्फ जरूरत नहीं है, इनको हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। तो इसीलिए क्या है, हमारा रिलेशन इनसे अच्छा है और ये हमसे रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा आपका मार्केट मिलता है। इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमरिस्टिक मार्केट है। इंडिया में आपका इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है वो भी बहुत ज्यादा है, मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम अपना जो रिलेशन है वो इजीली अच्छा मेंटेन रख सकते हैं। बाकी जो अभी साइप्रस है, क्रोएशिया है, ये इंडिया के इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। ओके, और जो पाकिस्तान है उनका जो क्लेम है उसको अपोज करते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम इनके देश में जब विजिट करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो टाई है वो स्ट्रांग होता है और हमारा जो सपोर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में या फिर डोमेस्टिक जो बायलैटरल अफेयर्स में, वो उसमें सपोर्ट ज्यादा हमें मिलता है। ओके, तो उसी लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।